हेलो स्टूडेंट, आज हम एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के लेक्चर नंबर 5 में आ गए हैं और आज हम डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रक्चर, नोमेनक्लेचर और इसी की प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा फंक्शनल ग्रुप COOH, जिसको हम जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्साइल ग्रुप के नाम से। अगर हम यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो ये बनते हैं एक तो कार्बोनाइल ग्रुप और हाइड्रोक्साइल ग्रुप के कॉम्बिनेशन से। क्लियर? यहां पर अपने को जो इसके कंपाउंड देखने को मिलेंगे ना, वो देखने को मिलते हैं एक तो एलिफेटिक एंड एरोमेटिक के फॉर्म में। एलिफेटिक की बात करें तब अपने को यहां पर देखने को मिल जाएगा अल्काइल, और अगर एरोमेटिक की बात करें तभी यहां पर हमको देखने को मिलेगा एराइल। यहां पर अगर अपने इसके एक एग्जाम्पल की बात करें तब इस तरह से देखने को मिल जाएगा, और एराइल की बात की जाए तब RCOOH इस तरह से हम इसको डिनोट करेंगे। क्लियर? चलो अगर अपने इसको एक एग्जाम्पल से समझें, जैसे कि CH3COOH, जिसको हम जानते हैं एसिटिक एसिड के नाम से। ओके, ये हो गया एलिफेटिक का एग्जाम्पल। नेक्स्ट की बात करें तो इसको हम बोलेंगे बेंजोइक एसिड, और ये एग्जाम्पल हो गया एराइल का। क्लियर? तो हमने यहां पर इसको दो एग्जाम्पल से भी समझ लिया। ओके, एक्चुअली हम इसके लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड देख सकते हैं नेचर के अंदर। अगर मेरे पास सपोज करो कि भाई हायर मेंबर है, हायर मेंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, जैसे कि हायर मेंबर की अगर मैं बात करूं तभी अपने को यहां पर देखने को मिल जाएगा C12 एंड C18। तो इस तरह के जो कार्बन एटम्स वाले कंपाउंड होंगे उसको हम बोलेंगे फैटी एसिड्स, जैसे कि ग्लिसरॉल। ओके, और यहां पर अगर हम इसके डेरिवेटिव्स की बात करें तभी एक तो अपने को देखने को मिल जाएगा COCl। क्लियर? नेक्स्ट की बात करें तो वो हमको देखने को मिल जाएगा CONH2। इसको हम बोलते हैं एसिड क्लोराइड, इसको हम बोलते हैं एसिड अमाइड। नेक्स्ट वन अपने को देखने को मिल जाता है एस्टर। ओके, एंड इसको हम बोलेंगे एसिड एनहाइड्राइड। इस तरह के अपने को 1, 2, 3 और 4 डेरिवेटिव्स देखने को मिलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के। क्लियर? यहां पर हमने क्या देखा कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड को बोला किस किस नाम से जाता है, बनेंगे कार्बोनाइल और हाइड्रोक्साइल ग्रुप की हेल्प से। एलिफेटिक और एरोमेटिक ये दोनों ही तरह के कंपाउंड हमको यहां पर देखने को मिलते हैं। उनके एग्जाम्पल की बात करें सो एक तो हो गया एसिटिक एसिड, और इसको हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड। क्लियर? यहां पर अगर मैं हायर मेंबर ऑफ कार्बन की बात करूं तो C12 और C18, जिसको हम जानते हैं फैटी एसिड के नाम से ग्लिसरॉल, और अगर डेरिवेटिव्स की बात करें सो एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, एस्टर और एसिड एनहाइड्राइड देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो ये तो बात हो गई इसके कुछ बेसिक चीजों की, ठीक है, जो कि हमने यहां पर देख लिया। अभी अपने नेक्स्ट में इसके बारे में डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर के। ओके, तो पहले आप इसको नोट करो, फिर हम इसी के नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, ओके,
अगर हम इसी के नोमेनक्लेचर की बात करें तब सबसे पहले जान लेते हैं फॉर्मिक एसिड के बारे में कि फॉर्मिक एसिड मिलता कहां से। फॉर्मिक एसिड हमको मिलेगा रेड एंट में से, जिसके अगर लेटिन नोमेनक्लेचर की बात करें तो लेटिन में इसको कहा जाता है फॉर्मिका, जिसका मतलब हुआ एंट। नेक्स्ट वन इज एसिटिक एसिड। ये अपने को देखने को मिल जाता है विनेगर में से। ओके, और अगर इसी के लेटिन अगर नाम की बात करूं तो वो हमको देखने को मिलेगा एसीटम, जिसका मतलब है विनेगर। ओके, नेक्स्ट वन इज ब्यूटेरिक एसिड, जिसको कहा जाता है रेंसाइड बटर। ओके, और अगर इसी के लेटिन नेम की बात करें तभी अपने को देखने को मिल जाएगा ब्यूटेरम, और उसका मतलब हुआ बटर। क्लियर? तो इस तरह से हमने फॉर्मिक एसिड देख लिया, एसिटिक देख लिया, और ब्यूटेरिक एसिड के बारे में देखा कि भैया उसको लेटिन में क्या क्या बोला जाता है। फॉर्मिका, एसिटम, ब्यूटेरम। ठीक है, फॉर्मिका को बोलते हैं एंट। ओके, एसिटम को हम जानते हैं विनेगर के नाम से, और ब्यूटेरिक को अपने जानते हैं यहां पर बटर। ओके, क्लियर? तो ये तीन चीजें तो यहां पर क्लियर हो गई। अब चलो देख लेते हैं इसका नोमेनक्लेचर। कार्बोक्सिलिक एसिड के नोमेनक्लेचर की अगर बात करें तो यहां पर हम सफिक्स यूज करेंगे ओइक एसिड। नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओके, क्लियर? तो ये जो ओइक एसिड है ये तो हम यूज करेंगे आयुर्पैक में। ओके, और कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ये हम यूज करेंगे कॉमन नेम में। यहां पर आपको एक और चीज का ध्यान देना है कि अगर मेरे पास एक कार्बन हो, दो कार्बन हो, तो फर्स्ट केस में तो अपने इसको बोल देंगे फोरम, लेकिन नेक्स्ट वाले में हम इसको बोलेंगे एसिड। ओके, फोरम एंड एसिड इसको कहा जाएगा। ओके, जब वन कार्बन हो तो फोरम और टू हो तो एसिड इसको हम बोलेंगे। क्लियर? अगर चलो इसी का अपने एक एग्जांपल ले लें, तब यहां पर भैया एक चीज का ध्यान दे दो कि जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं ना, वहां पर अगर कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको भी हम कंसीडर करेंगे। जैसे कि इस केस में यहां पर कार्बन प्रेजेंट है, अगर एक कार्बन हो तो हम वहां पर जो वर्ड यूज करेंगे वो होगा मिथ। वर्ड रूट हम यहां पर क्या यूज करेंगे? मिथ। ओके, सिंगल बॉन्डिंग है सो मीथेन। ओके, और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। तो ये हो गया आयुर्पैक। ओके, कॉमन नेम की बात करें तो इसके हिसाब से चलेंगे। कॉमन नेम में हम बोलेंगे फॉर्मिक एसिड। क्लियर? यहां पर हमको क्या देखने को मिल जाएगा? फॉर्मिक एसिड। ओके, तो ये हो गई फर्स्ट एग्जांपल की बात। अभी हम दूसरे एग्जांपल की भी बात करेंगे, पर आप पहले इसको नोट कर लो। ओके, जहां पर हमने इसके फॉर्मिक, एसिटिक, ब्यूटेरिक के लेटिन नोमेनक्लेचर और उसका मतलब कहां से ये ऑब्टेन होते हैं वो भी डिस्कस किए। साथ ही साथ हमने ये भी बता दिया कि सफिक्स किस तरह के यहां पर यूज में आएंगे, ओइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको आयुर्पैक कब बोलेंगे, कॉमन कब बोलेंगे, ये भी हमने यहां पर डिस्कस कर दिया। साथ ही साथ वन अगर कार्बन है तो बोल देना भैया फॉरम, दो कार्बन है तो वहां पर बोल देना एसिड। क्लियर? ओके, तो आप इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट और भी दूसरे नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके,
दूसरे नोमेनक्लेचर की अगर बात की जाए तभी अगर मेरे पास है नंबर ऑफ कार्बन एटम 2, तभी इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। ओके, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर 2 हैं तो, ठीक है, ये हो गया कॉमन नेम। लेकिन अगर हम यहां पर बात करें आयुर्पैक की, तब देखो आयुर्पैक के केस में यहां पर अपने को देखने को मिल जाएगा इथेन ओइक एसिड। ओके, नेक्स्ट वन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट है? टोटल नंबर ऑफ कार्बन यहां पर मेरे पास है 3। इसका मतलब हुआ यहां पर अपने यूज करेंगे प्रोपियोनिक एसिड। ओके, ये हो गया कॉमन। अगर अपने आयुर्पैक की बात करें तो प्रोपेन ओइक एसिड। ओके, इसको हम क्या बोल देंगे? आयुर्पैक। ओके, अब सपोज करो कि मेरे पास हो गए 4 कार्बन एटम, तो इस केस में अपने यहां पर क्या बोलेंगे? इस केस में हम यहां पर बोलेंगे ब्यूटेरिक एसिड। ओके, और इसको अपने बोलते हैं ब्यूटेनोइक एसिड। आयुर्पैक के फॉर्म में यहां पर हम कॉमन के नेम में बोलेंगे। क्लियर? ब्यूटेरिक एसिड कॉमन हो जाएगा और ब्यूटेनोइक ये हो जाएगा आयुर्पैक। क्लियर? तो देखो अभी तो हमने यहां पर डिस्कस किया था कि अगर एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो, अगर एक से ज्यादा हो तब क्या करोगे? तब ध्यान रखो, एक तो ये हो गया, इस केस में हमारे पास हैं 2 कार्बन्स। ओके, दोनों ही कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और यहां पर हैं अपने पास 2 फंक्शनल ग्रुप। तो अगर कॉमन की बात करें तो हम यहां पर बोल देंगे भैया ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, लेकिन अगर आयुर्पैक की बात करें तभी इथेन डाइओइक एसिड, ये क्या हो गया? आयुर्पैक। ओके, क्लियर? तो ये वाला फंडा हो गया क्लियर। नेक्स्ट, यहां भी मेरे को टोटल कितने देखने को मिल रहे हैं? 2 कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिल रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड। तब इसको क्या बोला जाएगा? इसको हम बोलेंगे मेलोनिक एसिड। क्लियर? क्या बोलेंगे इसको? मेलोनिक एसिड और प्रोपेन डाइओइक एसिड। फर्स्ट वाला हो गया कॉमन, सेकंड वाला हो गया आयुर्पैक। ओके, जब मेरे पास 2 कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे तभी, एक से ज्यादा। अगर सपोज करो इससे भी ज्यादा हो गए तो 3 हो गए, 4 हो गए, तभी क्या करोगे? तब ध्यान रखना है कि उस केस में ना हम वहां पर लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, जैसे कि अगर यहां पर अपने एक एग्जांपल लें, यहां पर अपने देख सकते हैं कि टोटल अपने पास फंक्शनल ग्रुप कितने हो गए? यहां पर 1, 2 और 3। क्लियर? तो जहां जहां पर ये फंक्शनल ग्रुप है तो वो तो अभी अपने मेन चेन के अंदर नहीं लेंगे, मेन चेन में आ जाएंगे ये 3, 1 2 3, 1 2 3। दोनों ही तरफ से पोजीशन तो सेम देखने को मिल रही है। इसका मतलब हुआ कि कहीं से भी ले सकते हैं। ओके, नोमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा? चाहे वहां से लो चाहे इधर से लो, मतलब कि आप इसको राइट हैंड साइड से भी ले सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड से भी ले सकते हो। तो दोनों ही केस में अगर अपने इसके नोमेनक्लेचर की बात करें तो मेन चेन में दिख रहे हैं टोटल 3 कार्बन्स, मतलब कि यहां पर प्रोप तो कंफर्म है, सिंगल बॉन्ड है, मतलब कि एन भी देखने को मिल रहा है। ओके,
प्रोपेन 1 2 3, 1 2 3, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड इसको कहा जाएगा। मतलब कि जितने भी अपने पास यहां पर होंगे ये कार्बोक्सिलिक एसिड, वहां पर अपने क्या यूज करेंगे, एक तो पहले तो प्रीफिक्स देख लेंगे कि वहां पे डाई लगेगा, ट्राई लगेगा, टेट्रा लगेगा या क्या लगेगा। ठीक है, मोर देन होना चाहिए 2, ठीक है, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, ओके, 5 हो तो पेंटा, और कार्बोक्सिलिक एसिड का हम यहां पर करेंगे यूज। ओके, क्लियर। तो इस तरह से ये हो गए एलिफेटिक वाले, जिसमें हमने इसका नोमेनक्लेचर देख लिया कि अगर मेरे पास 2 हो 3 हो कार्बोक्सिलिक एसिड तब उसका नोमेनक्लेचर हम क्या बोलेंगे। ओके, अभी हम नेक्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और वो होगा एरोमेटिक। तो पहले आप इसको नोट कर लो। ओके, देखो अगर यहां पर एरोमेटिक की बात करें तो कुछ एग्जांपल यहां पर लिख लेते हैं। फर्स्ट वाले केस में हम इसको बोलेंगे बेंजोइक एसिड। ओके, फर्स्ट वाले केस में क्या बोलेंगे, बेंजोइक एसिड, और बेंजीन बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड इसको कहा जाता है। तो देखो ये तो हो गया कॉमन, ये क्या हो गया, आयुर्पैक। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे। यहां पर अपने पास टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, 2 कार्बन एटम्स हैं, ये अपने को बेंजीन देखने को मिल रहा है। तो यहां पर तो मैं बोल दूंगा फिनाइल एसिटिक एसिड, फिनाइल एसिटिक एसिड। और आयुर्पैक की बात करें तभी 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। क्लियर। ओके, चलो नेक्स्ट की बात कर लें तभी। पैथेलिक एसिड इसको बोलेंगे। इसकी बात करें तभी यहां पर अपने को देखने को मिल जाएगा बेंजीन 1 2 बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो ये हो गया कॉमन नेम, और ये क्या अपने को देखने को मिल गए, आयुर्पैक। ओके, जब अपने पास हो एरोमेटिक का केस। ओके, तो आप इसको भी नोट करो। ओके, अब देखो यहां पर आयुर्पैक नोमेनक्लेचर की तो बात हो गई कि एलिफेटिक के केस में क्या बोलेंगे, ठीक है, एरोमेटिक के केस में उसको क्या बोलेंगे। अगर हम यहां पर बात करें स्ट्रक्चर की, तो पहले मैं एक काम करता हूं, स्ट्रक्चर जरा यहां पर ड्रॉ कर देता हूं। ओके, अगर अपने यहां पर इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की बात करें तो देखो कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है,
तो अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ मूव हो जाएंगे, वो ऑक्सीजन की तरफ मूव हो जाएंगे, जिस वजह से कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की हमको देखने को मिल जाएगी डेफिशिएंसी। इस वजह से हमने यहां पर लिख के रखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज। ओके, इलेक्ट्रॉन तो मूव हो गए ऑक्सीजन की तरफ, मतलब कि ये हो गया इलेक्ट्रॉन रिच। ओके, इसी वजह से यहां पर अपने ने लिख के रखा हुआ है नेगेटिव चार्ज। ओके, अब फर्दर अगर अपने यहां पर देखें प्रोसेस, तभी इसके इलेक्ट्रॉन अगर अपने मूव कर देते हैं, ओके, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में तो क्या हो गए, बॉन्डिंग क्रिएट हो गई कि नहीं हो गई। अभी हम देख सकते हैं कि डेफिशिएंसी कहां पर आ गई है, ऑक्सीजन के पास, क्योंकि उसी के इलेक्ट्रॉन का यूज किया हुआ है इस बॉन्ड को फॉर्म करने में। ओके, तो देखो ये तो हो गया रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अगर अपने इसकी बात करें तो ये हमको देखने को मिलेगा एक ही प्लेन में, 120 का एंगल भी देखने को मिल जाता है। ओके, और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है यहां पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी ये अपने को लेस देखने को मिल जाती है कार्बोनाइल ग्रुप से। ध्यान रखना है, कार्बोनाइल ग्रुप से इस कार्बोक्सिलिक की अपने को इलेक्ट्रोफिलिसिटी ये अपने को लेस देखने को मिलेगी। ध्यान रखो, एक तो ये जो है ना प्रोसेस हो जाती है एक ही प्लेन में, 120 का एंगल भी क्रिएट करता है। साथ ही साथ जैसा कि हमने बोला था, इलेक्ट्रोफिलिसिटी कार्बोक्सिलिक की अपने को लेस देखने को मिल जाएगी कार्बोनाइल ग्रुप से। ओके, क्लियर। तो आप इसको भी नोट करो, ये हो गया स्ट्रक्चर कार्बोक्सिलिक का, ठीक है। और ये क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। यहां पर रेजोनेंस स्टेबिलिटी भी मैटर करती है। ओके, तो आप इसको भी नोट करो, फिर हम इसी से रिलेटेड प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, इसी से रिलेटेड अगर अपने यहां पर ना रिएक्शन की बात करें, तभी यहां पर हमको देखने को मिल जाएगा प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। ओके, प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड के केस में एक तो अपने को यहां पर ध्यान दे देना है कि यहां पर न्यूट्रल, एसिडिक और अल्कलाइन फॉर्म में देखने को मिल जाएगा कैटालिस्ट। ठीक है, फिलहाल तो हम यहां पर यूज करेंगे वैसे KMnO4, क्लियर। और यहां पर अपने को एसिडिफिकेशन भी देखने को मिलेगा, ओके, ड्यूरिंग द प्रोसेस। जैसे कि अगर इसको अपने एक रिएक्शन से समझें, ये क्या है, ये है अल्कोहल। अगर मैं यहां पर यूज करूं अल्कलाइन KMnO4, एसिडिफिकेशन भी यहां पर देखने को मिल रहा है, इस वजह से यहां पर लिया है H3O+, और यहां पर रिएक्शन बनेगी कार्बोक्सिलिक एसिड की। ओके, तो यहां पर रिएक्शन तो अपने को देखने को मिल गई अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक की, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट वाला स्टेप। अब चलो अगर मैं इसकी जगह पुटअप कर देता हूं कुछ अल्कलाइन, तभी यहां पर अपने को देखने को मिलेगा, यहां पर अपने को क्या देखने को मिल जा रहा है। देखो कैटालिस्ट तो एज सिमिलर ही है, वो हम नहीं बदलेंगे भैया, ठीक है, बदल देंगे तो सिस्टम चेंज हो जाएगी। अल्कोहल से यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। देखो 1 2 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम फिलहाल यहां पर अपने को 2 देखने को मिल रहे हैं। थर्ड पोजीशन पे तो अपने को यहां पर अल्कोहल देखने को मिला, तो इस वजह से इसको तो बोल देंगे इथेनॉल। इसको अपने क्या बोल देंगे, इथेनोइक एसिड। ये हो गया इथेनॉल। ओके, अब चलो अगर मैं यहां पर क्रोमिक एसिड यूज करूं, जैसे कि तब अपने को यहां पर क्या देखने को मिल जाएगा। देखो क्रोमिक एसिड है CrO3 एंड H2SO4।
तब यहां पर अपने को अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेजेंस देखने को मिल रही है। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ CrO3 के। क्लियर? ओके, तो ये दो प्रोसेस तो हो गई यहां पर कंप्लीट। फर्स्ट वाले केस में हमने यहां पर यूज किया था अल्कलाइन KMnO4, दूसरे वाले केस में हमने क्या यूज किया है, CrO3H2SO4, और दोनों ही रिएक्शन में अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो रहा है। ठीक है? ओके, अगर अपने चलो इसके नोमेनक्लेचर की बात करें तो 8 तो ये हो गए, 9, 10, इसको हम क्या बोल देंगे, डेकेन ओल। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, डेकेन ओइक एसिड। क्लियर? 8, 9 और 10 डेकेनोइक एसिड। क्लियर? और फर्स्ट वाला क्या हो गया, डेकेन ओल। क्लियर? तो इस तरह से ये दोनों का नोमेनक्लेचर भी देख लिया और दोनों की अपने ने यहां पर रिएक्शन भी देख ली। ओके, जो कि सक्सेसफुली होती हुई देखने को मिल रही है। क्लियर? तो आप ये फर्स्ट वाला भी नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। ओके, देखो फर्स्ट वाली रिएक्शन आपको समझ में तो आ गई है। अगर नेक्स्ट रिएक्शन की बात करूं तभी यहां पर हमको देखने को मिल जाएगा फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। ओके, फ्रॉम अल्काइल बेंजीन के केस में हमको एक चीज का ध्यान देना है कि अगर प्राइमरी और सेकेंडरी है तब तो ये अपने को रिएक्शन पॉसिबल देखने को मिल जाएगी, लेकिन अगर टर्शरी हो तो नहीं होगी पॉसिबल। ओके, यहां पर अगर मैं रिएक्शन की बात करूं, ये हो गया हमारा टोल्यूइन, KMnO4N KOH, इंटरमीडिएट ये अपने को देखने को मिल गया। अगर इसी का एसिडिफिकेशन किया जाए तब हमको देखने को मिल जाएगा बेंजोइक एसिड। ओके, क्लियर? टोल्यून से बेंजोइक एसिड यहां पर फॉर्म होता है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तभी KMnO4OH-6O अब देखो इस केस में भी मैंने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज कर दिए हैं, तब भी हमको यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर हमको देखने को मिल रहा है बेंजोइक एसिड। क्यों? यहां पर जो एक कार्बन था वो तो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिमूव हो गया। ओके, और वाटर भी अपने को यहां पर देखने को मिल गया। क्लियर? जब हमने यहां पर कैटालिस्ट के फॉर्म में लिया था 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? कैटालिस्ट यहां पर फिलहाल भी सेम है, KMnO4NOH। ठीक है, तो इस तरह से भी ये वाली रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है। किस केस में? फ्रॉम अल्काइल बेंजीन के केस में। यहां पर ध्यान रखो कि भैया प्राइमरी और सेकेंडरी में तो चलो पॉसिबल हो जाता है, लेकिन अगर टर्शरी की बात करें तब ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है? ओके, तो आप इस रिएक्शन को भी नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। ओके, देखो नेक्स्ट रिएक्शन की अगर अपने यहां पर बात करें तो नेक्स्ट वाली जो रिएक्शन है वो हमको देखने को मिल जाएगी फ्रॉम नाइट्राइल एंड अमाइड। देखो नाइट्राइल की अगर बात करें सो RCN देखने को मिल रहा है, क्लियर? ये हो गया नाइट्राइल, ये हो गया अमाइड, ये क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, ड्यूरिंग द प्रोसेस अमोनिया रिलीज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तभी
ओके, तो देखो इस केस में ये है अमाइड, ये है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहां भी हमको क्या देखने को मिल रहा है, अमोनिया लूज होता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वन, जब अपने ने यहां पर एरोमेटिक लिया है तभी। ओके, तो इस तरह से ये अमाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड के जो रिएक्शन थे वो होते हैं कंप्लीट। ओके, नोमेनक्लेचर की बात कर लें तो देखो इसको अपने क्या बोलेंगे, इथेन अमाइड इसको कहा जाएगा। इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एसिटिक एसिड। ध्यान रखो, इसको हम बोलते हैं इथेन अमाइड, इसको क्या बोलेंगे, एसिटिक एसिड। ओके, ये क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे बेंज अमाइड। ओके, और इसको क्या बोलेंगे, बेंजोइक एसिड। क्लियर, तो ये हो गई रिएक्शन किसके साथ की, नाइट्राइल और अमाइड वाली रिएक्शन, जो कि यहां पर होती है कंप्लीट। और देखो यहां पर भी अपने कैटालिस्ट के फॉर्म में क्या यूज कर रहे हैं, H+ और OH-, तभी जाकर के रिएक्शन कंप्लीट हो पा रही है इन प्रेजेंस ऑफ हीट। दोनों ही केस में जब हम नाइट्राइल से अमाइड में आते हैं और अमाइड से कार्बोक्सिलिक में जाते हैं, अदरवाइज पॉसिबल होना काफी डिफिकल्ट होगा। ठीक है, और आप देख सकते हैं मैंने सभी के अंदर ये सेम प्रोसीजर की हुई है, तभी जाकर के यहां पर ना रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो पाई है। ओके, तो आप इसको भी नोट करो, फिर हम दूसरी रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रिएक्शन की अगर अपने यहां पर बात कर लें, तब यहां पर हमको देखने को मिलेगा फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में ये हो गया अपने पास ऑर्गेनोमेटालिक। ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर मैं कर दूं, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि अपने को यहां पर ड्राई फॉर्म में देखने को मिल रहा है, मतलब कि मैं इसको बोल दूंगा सॉलिड। ठीक है, तब हमको यहां पर क्या देखने को मिल जाएगा, हमको यहां पर इंटरमीडिएट मिलेगा, हमको यहां पर देखने को मिल जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ H3O+, जिसको कहा जाता है एसिडिफिकेशन, तभी तो यहां पर बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, और यहां पर हम यूज करते हैं ड्राई ईथर। क्लियर, ये क्या है, ये है हमारे पास इंटरमीडिएट। क्लियर, क्या देखने को मिल जाता है, हमको देखने को मिलता है इंटरमीडिएट। ओके, अगर चलो इसी के साथ की एक रिएक्शन देख लें, जैसे कि तब हमको यहां पर देखने को मिल जाएगा ओके, ये वाली रिएक्शन अपने को देखने को मिल जाएगी जहां पर कैटालिस्ट है ड्राई ईथर। ओके, और यहां पर अपने को देखने को मिल जा रहा है H3O+। क्लियर, तो ये क्या हो गई, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ठीक है, जिसमें हमने क्या देखा, जिसमें हमने RMgX की रिएक्शन किसके साथ कर दी, ड्राई आइस के साथ। ओके, और हमको यहां पर इंटरमीडिएट मिल गया। ओके, और ड्यूरिंग द प्रोसेस जो प्रोडक्ट आई वो है RCOOMH। क्लियर, जिसको अपने यहां पर क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, और है MgOHX। क्लियर, जो कि अपने को ड्यूरिंग द प्रोसेस देखने को मिलती है। ओके, और उसी के साथ की जो रिएक्शन थी वो भी मैंने नीचे लिख के रखी हुई है। ठीक है, तो आप इसको भी नोट करो, फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन,
फ्रॉम एसाइल क्लोराइड RCOCl, जिसमें वाटर है, H+ H2O है। तब देखो फर्स्ट केस में तो यहाँ पर जब वाटर ऐड किया गया तब यहाँ पर अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड तो देखने को मिल ही रहा है और Cl- आयन के फॉर्म में देखने को मिला। लेकिन सेकंड केस में यहाँ पर अगर मैं चलो OH- अगर मैं कोई बेस ले लेता हूं तभी क्या देखने को मिलेगा, यहां पर हमको फर्स्ट केस में देखने को मिल जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन। क्लियर, ध्यान रखो कार्बोक्सिलेट आयन देखने को मिल रहा है और Cl-। ओके, अगर चलो यहां भी इसको कर दिया जाए हाइड्रोलाइज, तभी यहां पर अपने को प्रोसीजर में देखने को मिल जाएगा RCOOH, मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड ड्यूरिंग द प्रोसेस यहां पर फॉर्म होता है। ओके, जब अपने पास हो RCOCl, अपने कौन सी रिएक्शन कर रहे हैं, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। क्लियर, अगर चलो यहां पर मैं ले लूं एनहाइड्राइड भी, तभी एनहाइड्राइड के साथ वाली रिएक्शन में अपने को यहां पर क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां पर हमको देखने को मिल जाएगा, हमको यहां पर क्या देखने को मिल जा रहा है, ये हो गया बेंजोइक एसिड, ये क्या है, एनहाइड्राइड। क्लियर, ओके, तो इस तरह से ये एनहाइड्राइड वाली रिएक्शन भी होती है यहां पर कंप्लीट। अगर अपने दूसरी एक और रिएक्शन की बात कर लें, जैसे कि तब देखो यहां पर अपने को क्या देखने को मिल जाता है। इस केस में सिंपल सी चीज का ध्यान रखो, दोनों ही केस में ना हमको यहां पर क्या देखने को मिल जा रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड जब यहां पर प्रेजेंट होगा H2O। ओके, या तो हम यहां पर लिख सकते हैं ओके, तो भी अपने को दोनों ही केस में कार्बोक्सिलिक एसिड की ही प्रेजेंस देखने को मिलेगी, जैसे कि यहां पर देखने को मिल रही है। ओके, ध्यान रखना कि अपने को वहां पर करना क्या है। क्लियर, तो इस तरह से इसकी ये तीनों रिएक्शन हमने यहां पर डिस्कस कर ली, किसकी, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड वाली, ओके, और एनहाइड्राइड की भी। ओके, तो आप इसको भी नोट करो, फिर हम नेक्स्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, अगर हम यहां पर एस्टर की बात करें तो देखो एस्टर वाले केस में क्या देखने को मिलता है, हमको यहां पर ध्यान देना है कि अगर मेरे पास एस्टर प्रेजेंट है, तब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों ही हमको देखने को मिलते हैं। अब चलो अगर मैं इसकी रिएक्शन कर दूं, ये अपने पास क्या है, COO, यहां पर लिख देता हूं C2H5, और इसकी अगर रिएक्शन कर दें अपने NaOH के साथ, मतलब कि स्ट्रॉन्ग बेस के साथ की अगर रिएक्शन कर दी जाए, तभी हमको यहां पर ये देखने को मिलेगा यहां तो चलो हो गया अल्कोहल अलग, नेक्स्ट वाले में H3O के साथ की रिएक्शन में यहां पर अपने को देखने को मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, जब कैटालिस्ट में आप लोगे H3O+। ओके, तो ये वाली रिएक्शन हो गई फ्रॉम एस्टर के साथ की
ओके, जिसमें हमने क्या देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिल रहा था और अपने को अल्कोहल भी देखने को मिल रहा था ड्यूरिंग द रिएक्शन। नेक्स्ट में हमने यहाँ पर एक और चेंज करके देख लिया कि भाई अगर यहाँ पर NaOH लगा दोगे तभी क्या चेंज देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर अपने को एज सिमिलर यहाँ पर प्रोडक्ट देखने को मिल गई कार्बोक्सिलिक एसिड वाली। ठीक है, तो आप इसको भी नोट करो, फिर हम इसी से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि काफी एसेंशियल होती है। ओके, तो आप इसको भी नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अगर हम यहां पर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, जैसे कि मेरे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड और यहां पर है अप टू कार्बन मेरे पास 9। तो देखो इस केस में कलरलेस लिक्विड देखने को मिल जाएगा एट रूम टेम्परेचर विथ अनप्लेजेंट ऑर्डर। कलरलेस लिक्विड देखने को मिलेगा एट रूम टेम्परेचर और विथ अनप्लेजेंट स्मेल के साथ। अगर मेरे पास चलो है हायर नंबर ऑफ कार्बन, तो ये अपने को देखने को मिल जाते हैं वैक्स लाइक सॉलिड के फॉर्म में। ओके, अब ये जो वैक्स लाइक सॉलिड है ना, ये इनसॉल्युबल होगी वाटर में। ठीक है, अगर मैं चलो यहां पर बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं कार्बोक्सिलिक एसिड के, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा देखने को मिल जाएगा किससे, CHO से अपने को देखने को मिल जाएगा, OH से देखने को मिल जाएगा और CO से। कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट वो ज्यादा देखने को मिल जाएगा एल्डिहाइड, OH और CO से। ठीक है, मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं, किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड के। बिकॉज होता क्या है कि यहां पर H बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब H बॉन्ड यहां पर प्रेजेंट है, इसका मतलब ये हो गया कि मैं इस H बॉन्ड को अगर ब्रेक कर दूं तो भी ये वेपर फेज में कंप्लीटली ब्रेक नहीं होंगे। ठीक है, बिकॉज होता क्या है कि यहां पर ना हमको डाइमर देखने को मिल जाता है। ओके, H बॉन्ड देखने को मिल रहा है, यहां भी अपने को H बॉन्ड देखने को मिल रहा है। तो इसी डाइमर की वजह से, ठीक है, जो भी अभी अपने ने यहां पर डिस्कस किया कि हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है लेकिन कंप्लीटली ब्रेक नहीं हो रहा। क्यों? बिकॉज ऑफ वेपर फेज। वेपर फेज में भी कंप्लीटली ये ब्रेक होता हुआ नहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज ऑफ, ध्यान रखो, डाइमर की वजह से। ओके, और इसको अपने ना एप्रोटिक भी बोलेंगे। ठीक है, ये आपको यहां पर ध्यान देना है। तो अभी तो अपने ने इसकी कुछ चीजों के बारे में डिस्कशन कर लिया। ठीक है, तो आप इसको भी नोट कर लो, फिर जो रिमेनिंग है वो भी यहां पर देख लेते हैं कि सॉल्युबिलिटी होगी कैसी। ओके, अगर सॉल्युबिलिटी की यहां पर मैं बात करूं, तभी सॉल्युबिलिटी के केस में ध्यान रखो कि ये है मेरे पास कार्बोक्सिलिक। ओके, तो इसकी यहां पर क्या देखने को मिल जा रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल जा रही है। ठीक है, यहां पर ऑक्सीजन के साथ की क्या देखने को मिल जा रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। क्लियर? ओके, तो ये हो गया फर्स्ट वाला केस जहां पर वाटर के साथ की सॉल्युबिलिटी हमको यहां पर देखने को मिल रही है। अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखो, सपोज करो कि मेरे पास है अप टू 4 कार्बन एटम। ठीक है, अप टू 4 कार्बन एटम है, तो वाटर के अंदर अगर मैं इसको सॉल्युबल करना चाहूं तो ये हो जाएगा मिसिबल।
वाटर के अंदर अप टू अगर 4 वाले की बात करो तो ये वाटर के साथ मिसिबल स्ट्रक्चर बनाएगा, मतलब कि H बॉन्ड प्रेजेंट है ना भैया उदाहरण, ठीक है, H बॉन्ड प्रेजेंट है और नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर दो तो सॉलिबिलिटी ये हो जाएगी डिक्रीज। नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ा दिया जाए तभी सॉलिबिलिटी तो हो जाएगी डिक्रीज, मतलब कि हाइड्रोफोबिक की तरह बिहेव करने लग जाएगा। ओके, अब यहां पर मैं ले लूं बेंजोइक एसिड, इसको अगर मैं वाटर में मिक्स करने जाऊं तो ये भी इनसॉल्युबल बिहेव करेगा, लेकिन कुछ ऐसे टाइप के अपने पास होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जहां पर ये अपनी सॉल्युबिलिटी दिखा देता है, मतलब कि सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, इस चीज का हमको यहां पर ध्यान रखना है। अगर मेरे पास है 4 तक के कार्बन, ठीक है, तो वाटर के साथ मिसिबल होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिल जाएगी, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन्स वहां बढ़ाते जाओगे तो सॉलिबिलिटी भी डिक्रीज होती हुई जाएगी। ठीक है, मतलब कि सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगी तो हम वहां पर बोल देंगे कि यह हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक का मतलब हुआ कि पानी में ये सॉल्युबल नहीं हो रहा, ठीक है, जैसे कि पहले हो रहा था। ओके, अब जैसे कि मैंने यहां पर बेंजोइक एसिड लिया है, बेंजोइक एसिड को वाटर में मिला दो, देख लो क्या होता है, नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं ना, वहां पर ये सॉल्युबिलिटी दिखा देता है अपनी। ठीक है, जैसे कि बेंजीन हो गया, अल्कोहल हो गया, ईथर, ऐसे वाले ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अपने को देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, तो ये हो गई थी इसकी कुछ प्रॉपर्टी जो कि हमने यहां पर डिस्कस किया। फर्स्ट वाले में मैंने आपको बोला था कि अगर मेरे पास चलो 9 कार्बन्स हैं, तब मैंने आपको ये बोला कि वहां कलरलेस लिक्विड तो बनेगा। ठीक है, और रूम टेम्परेचर पर ध्यान रखो, रूम टेम्परेचर पर अनप्लेजेंट ऑर्डर देखने को मिल रहा था। ठीक है, जिसमें हमने वहां पर डाइमर के बारे में भी डिस्कस किया कि भाई डाइमर देखने को मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा। ठीक है, वहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड था, यहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन्स पर। नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ाओगे तो सॉलिबिलिटी नहीं मिलेगी, सिंपल सी बात है। कम करोगे तो सॉलिबिलिटी देखने को मिल सकती है, जैसा कि हमने यहां पर आपको बोला। ओके, तो इस तरह से आज की जो प्रिपरेशन थी, प्रॉपर्टीज थी, वो हमने यहां पर डिस्कस कर ली और इसका इंट्रोडक्शन भी साथ ही साथ हमने यहां पर देख लिया। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में केमिकल रिएक्शन के साथ।